देखिए, सितंबर 2024 में मैं आपको लेकर चलती हूँ। सितंबर 2024 के शुरुआती हफ्ते में ही आरएसएस ने जाति जनगणना पर सकारात्मक रुख दिखाया था। उस समय जरूर यह सोचा गया था कि आरएसएस का लाइन और लेंथ बीजेपी से जुदा नजर आ रहा है, लेकिन फिर 18 सितंबर 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस वार्ता के दौरान इंडिकेशन दिया था कि समय आने पर फैसला सार्वजनिक किया जाएगा। उनकी बातों का मतलब यह था कि सेंसस होगा तो कास्ट सेंसस भी किया जाएगा, ये समय आने पर पता लगेगा। ये इंडिकेशन 18 सितंबर 2024 को अमित शाह ने दे दिया। यानी जाति जनगणना का फैसला अचानक तो नहीं लिया गया, बल्कि काफी सोचने और समझने के बाद पूरे विश्वास के साथ एक रणनीति के साथ फेंका गया ये पासा है जाति जनगणना। अब ये इशारा 18 सितंबर को दिया गया और सही वक्त आया तब लिया गया। पूरे 7 महीने 1 हफ्ते और 5 दिन के बाद, यानी कुल 224 दिनों के बाद मोदी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चलाया और विपक्ष के हाथों से उसका सबसे बड़ा हथियार भी छीन लिया। अब ये मत सोचिएगा कि जाति जनगणना पर होने वाली विपक्ष की राजनीति का यहाँ पर अंत हो गया है। मैं ये नहीं कह रही। जाति जनगणना अभी शुरू हुआ है और ये इतनी आसान मसला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भले ही हम कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक, लेकिन जैसे जैसे समय आएगा, जैसे जैसे जाति जनगणना की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, वैसे वैसे ये सरकार के लिए भी एक चुनौती की तरह होगा। ये तो राजनीति की शुरुआत है, तो अब आप अश्विनी वैष्णव, उनका जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी है। अश्विनी वैष्णव को सुन लीजिए और उनकी बॉडी लैंग्वेज को जरूर से पढ़िएगा, जिन्होंने 30 अप्रैल को इसके ऐलान के वक्त कहा था। आप जरा सुनिए। I also wanted to share with you one more decision. आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। 30 तारीख को जब अश्विनी वैष्णव ने जाति जनगणना कराने का फैसले का ऐलान किया तो उनका अंदाज काफी अलग था, हमेशा से अलग। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट की जब ब्रीफिंग होती है वहां मौजूद होती हूं। इस बार अश्विनी वैष्णव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 घंटे देरी से आए। पहले समय बताया गया था 3 बजे का, लेकिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे की। 4 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी। अब आमतौर पर अश्विनी वैष्णव जब सरकार के फैसलों की जानकारी देते हैं या कैबिनेट की ब्रीफिंग होती है तो उनके हाथ में एक फोल्डर होता है या फिर उनके सहयोगी के हाथ में वो फोल्डर होता है, लेकिन 30 तारीख को वो फोल्डर नहीं था। तो पहले तो उन्होंने सरकार के अलग अलग फैसलों की जानकारी दी। सबको ये लगा कि बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन तभी उन्होंने धीरे से जेब में से 2 पेपर्स निकाले, वो पर्चियां निकाली, कागज निकाले और कहा कि एक और घोषणा बाकी है और जाति जनगणना के सरकार के फैसले के बारे में बड़ी आसानी से, सहजता से देश को सूचित कर दिया। अब इसका क्या मतलब है और ये बॉडी लैंग्वेज को हम इतना डिटेल से डिकोड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने कहा कि अक्सर वो फोल्डर लाते थे, उनके सहयोगी के हाथ में होता था, लेकिन इस बार सरकार बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इस फैसले की भनक किसी को भी लगे। कई बार चीजें आउट हो जाती हैं, कैबिनेट में क्या फैसला लिया गया है, क्या अनाउंसमेंट है, धीरे धीरे पहले ही मीडिया चला देता है। तो इसका मतलब ये था कि किसी को इस बात की भनक तक नहीं होनी चाहिए। सरकार ये चाहती थी। सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला जब किया तो वो चाहते थे कि सीधे सरकार के मंत्री के मुंह से जनता या पत्रकारों तक जाए। किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि इस वक्त पूरा देश पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाबी कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। लगातार बैठकों का दौर है और इस बीच में सरकार जाति जनगणना का फैसला ले लेगी। अब ये वो वक्त है, जैसा मैंने कहा, जब सबके जहन में पहलगाम में हुए हमले की यादें घूम रही हैं।
किसी ने भी जाति जनगणना के बारे में सोचा तक नहीं था। आपको याद होगा, या मैं याद दिला दूं कि 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने 4 बड़ी बैठकें ली। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने और बड़ी बैठकें ली। लगातार पहलगाम पर बैठकों का दौर चल रहा था। अब 30 अप्रैल को देखिए कौन कौन सी बड़ी बैठकें। पहले तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये बैठक थी और हम कह रहे थे कि पहलगाम हमले के बाद ये दूसरी CCS की बैठक है, शायद कुछ बड़े स्ट्राइक्स पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं। फिर दूसरी कौन सी बैठक हुई, ये महत्वपूर्ण है, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक हुई। ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी। फिर तीसरा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक हुई और चौथी कैबिनेट की बैठक जिसको हम सुपर कैबिनेट बता रहे हैं। इन सभी को पहलगाम हमले से जोड़कर भी देखा जा रहा था। जाहिर तौर पर इन बैठकों से पहले प्रधानमंत्री मोदी से एक दिन पहले देर शाम मोहन भागवत की मुलाकात होती, लेकिन ये थोड़ा असहज सा था कि अगर पाकिस्तान पर एक्शन प्लान बन रहा है तो उसमें मोहन भागवत क्यों जा रहे हैं, या उस बीच में मोहन भागवत प्रधानमंत्री से क्यों मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी जोड़कर देखा गया। लेकिन अब समझ आता है कि माजरा ये था जो अब समझ में आया, जिसकी पटकथा लिखने की शुरुआत 30 अप्रैल को हुई कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी CCPA की बैठक। क्यों? क्योंकि ये वो CCPA की बैठक थी जिसमें TDP के कोटे से NDA सरकार में मंत्री राम मोहन नायडू मौजूद रहे और उनके साथ हम पार्टी के अध्यक्ष और केंद्र में MSME मंत्री जीतन राम मांझी भी इस बैठक का हिस्सा थे। माना जा रहा है कि बीजेपी के सहयोगी दलों के इन दोनों नेताओं ने जाति जनगणना की मांग उठाई और न सिर्फ इन्होंने, NDA के जितने भी सहयोगी दल हैं बीजेपी के, उन्होंने लगातार लंबे समय से इसकी मांग उठाई थी, जिसमें अपना दल की अनुप्रिया पटेल है और नीतीश कुमार पहले से ही, JDU के नीतीश कुमार पहले से ही सरकार पर इसके लिए दबाव बना रहे थे। और इसकी मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा कि शायद यही समय है और सही समय। जाति जनगणना के इस फैसले के लिए यही समय कैसे सही है और विपक्ष से अभी ये मुद्दा छीनने के पीछे क्या रणनीति है, इसको समझने के लिए इस फैसले की गहराई में उतरना होगा। और ज्यादा नहीं, बस कुछ ही महीने पीछे चलिए और राजनीतिक हलचल पर आप थोड़ी नजर डालिए। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में वोटर्स ने बीजेपी को झोली भर भर कर वोट दिया। इसके पीछे वजह थी लोकसभा चुनाव में आरक्षण को लेकर विपक्ष के बनाए नैरेटिव को तोड़ने के लिए बीजेपी की रणनीति, जिसे कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट। बीजेपी ने काफी तैयारी के साथ अपना कोर्स करेक्शन किया। इसी की मिसाल थी कि हरियाणा में 20% SC कोटा लागू किया गया, कैटेगराइज किया गया और ये सब करके बीजेपी ने अपनी इमेज ऐसी बनाई थी कि वो आरक्षण के खिलाफ तो नहीं है जो विपक्ष नैरेटिव बना रहा था। और अब आरक्षण को लेकर विपक्ष जिस जाति जनगणना का सबसे बड़ा दांव चल रहा था, वो मुद्दा भी बीजेपी ने पूरी तरीके से छीन लिया है।